student, myself Pooja. Today we started. Subject is Science, class 2nd, lesson 12, Air. Today we are doing HOTS question. Question number 7. A kite flies better on a windy day. Why? I repeat again. A kite flies, जो पतंग हम उड़ाते हैं, better on a windy day, वो कब उड़ता है ज़्यादा अच्छा? जब हवा चलती है, यानी हवा चलती है उस टाइम काइट फ्लाइंग, पतंग उड़ाना अच्छा होता है. क्यों? आंसर राइट करोगे. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट हियर आंसर. बिकॉज विंड फ्लोइंग प्रोड्यूस सम फोर्स विच हेल्प इन फ्लाई काइट. I repeat again. Because wind flowing produce some force which help in fly kite. Means क्योंकि wind flowing, जब हवा चलती है तो वो क्या प्रोड्यूस करती है? एक फोर्स, एक ताकत. जब हवा चलती है तो उसी दिशा में एक ताकत प्रोड्यूस होती है एक तरह की, जो कि काइट को, पतंग को उसी दिशा में, उसी डायरेक्शन में उड़ने में हेल्प करती है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 8. व्हाई इज इट गुड टू कवर आवर माउथ व्हाइल कफिंग और स्नीजिंग? कह रहा है व्हाई इट इज गुड, क्यों अच्छा है, टू कवर आवर माउथ, हमारा फेस कवर करें जब हमें कफिंग और स्नीजिंग, यानी हमें सर्दी जुकाम ऐसा लगा हो. तो दिस क्वेश्चन इज वेरी बेटर फॉर दिस टाइम. Answer is because when a person sneezes, germs from his body mixed with the air around. Okay, I repeat again. Because when a person sneezes, क्योंकि जब कोई आदमी स्नीज छींकता है तो germs from his body, जो germs होते हैं उसकी बॉडी में, वो मिक्स्ड विद द एयर अराउंड, वो उसकी बॉडी से स्नीजिंग के थ्रू बाहर आते हैं और वो कहाँ मिक्स हो जाते हैं? एयर में. ओके, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 9. हाउ कैन वी शो दैट एयर ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज वेट बाय यूजिंग ए फुटबॉल? आई रिपीट अगेन. हाउ कैन वी शो दैट, हम किस तरह से ये शो कर सकते हैं, ये प्रूफ कर सकते हैं कि जो एयर है ऑक्युपाइज स्पेस, वो एक स्पेस को घेरती है, एक जगह घेरती है, एंड हैज वेट, और उसका वेट होता है, भार होता है, बाय यूजिंग ए फुटबॉल. किसका यूज करके? फुटबॉल. एक फुटबॉल जो खेलने के लिए हम यूज करते हैं, उसका यूज करके आपको बताना है कि जो एयर होती है वो जगह घेरती है और उसका वेट होता है. तो आंसर राइट करोगे. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट हियर आंसर. टेक ए फुटबॉल एंड नोट इट वेट. नाउ deflects it and note its weight. Observe both the conditions. Condition 1, shape of football shows that air occupies space. Condition 2, weight of football shows that air has weight. I repeat again this question. Take a football, एक फुटबॉल आपको लेनी है, एंड नोट इट्स वेट, और उसका वेट नोट करना है. नाउ डिफ्लैट्स इट, अब उसकी हवा निकाल देनी है, यानी उसमें कुछ भी नहीं है, अब उसको पिचका देना है. एंड नोट इट्स वेट, अब उसका वेट फिर से नोट करना है. ऑब्जर्व बोथ द कंडीशन, अब दोनों कंडीशन को ध्यान से देखो. कंडीशन 1 में क्या होता है? शेप ऑफ फुटबॉल. शेप आप ऑब्जर्व करोगे फर्स्ट कंडीशन में कि जब वो बॉल में एयर था तो उसका शेप किस तरह से था. अब हवा निकाल दी गई है उस फुटबॉल की, तो अब उसका शेप कैसा है? दोनों फर्स्ट कंडीशन में शेप आपने नोट किया. नाउ वो शेप ऑफ फुटबॉल क्या शो करेगा? शोज दैट एयर ऑक्युपाइज स्पेस. वो जो है शेप ये प्रूफ करेगा कि एयर का अपना स्पेस होता है, क्योंकि जब उसमें फुटबॉल में हवा नहीं होगी तो उसका शेप इरेगुलर होगा, लेकिन जब उसको आप एयर फिल करोगे तो वो एक राउंड शेप में आ जाएगा. ओके,
कंडीशन सेकंड, वेट ऑफ फुटबॉल। कंडीशन सेकंड में आपने दोनों कंडीशन में दोनों वो डिफ्लेटेड और पहले जो फुटबॉल थी फिलिंग एयर विथ फिलिंग एयर, दोनों का वेट नोट किया, और वेट में जब आप दोनों वेट करोगे तो डिफरेंस आएगा। वो क्या शो करता है, दैट एयर हैज वेट, कि एयर का अपना वेट होता है। ओके, आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चंस। डू दिस क्वेश्चन इन योर साइंस नोटबुक। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द फॉलोइंग। नेम देना है आपको इनका। ए इज मूविंग एयर, जो हवा मूव करती है उसको क्या कहते हैं हम, विंड। स्पेलिंग WIND, विंड राइट करोगे, विंड। मूविंग एयर को क्या बोलते हैं, विंड। बी है स्ट्रॉन्ग विंड, जो तेज़ हवा चलती है उसको क्या बोलते हो, स्टॉर्म, तूफान। STORM, स्टॉर्म। सी है जेंटल विंड, जो हवा धीरे धीरे चलती है उसको क्या बोलते हैं, ब्रिज। BREEZ, ब्रिज। BREEZ, ब्रिज। डी है 3 थिंग्स एयर कंटेन्स, 3 चीज़ें जो एयर में होती हैं। तो फर्स्ट इज स्मोक, SMOK, स्मोक। डस्ट, DUST, डस्ट। एंड थर्ड इज जम्स, GERMS, जम्स। एंड E इज 2 थिंग्स दैट डू नॉट मेक एयर डर्टी, 2 ऐसी चीज़ें जो कि एयर को डर्टी यानी खराब या अशुद्ध नहीं करती हैं। फर्स्ट इज़ ट्रीज़, पेड़ पौधे हैं वो कभी भी एयर को डर्टी नहीं करते। एंड सेकंड इज़ बाईसाइकिल, जो साइकिल हम यूज़ करते हैं उसका कोई भी बैड इफ़ेक्ट एयर पे नहीं पड़ता। ओके, एंड अदर व्हीकल्स जो करते हैं वो एयर को पॉल्यूट्स करते हैं। Now our next question is question number 6, that is multiple choice question MCQs. टिक द करेक्ट ऑप्शन, जो ऑप्शन करेक्ट है उस पर आपको टिक लगाना है। ए इज़ एयर मूविंग जेंटली, जो एयर है वो कैसे मूव करती है, जेंटली यानी धीरे से मूव करती है, तो उसको स्टॉर्म कहते हैं, ब्रिज कहते हैं, या नन ऑफ दीज। तो ट्रू आंसर इज़ ब्रिज। जो विंड या एयर कैसे मूव कर रही है, जेंटली मूव कर रही है, तो उसको हम ब्रिज कहते हैं। ओके, बी क्वेश्चन इज कंपोनेंट्स ऑफ एयर आर, एयर के कंपोनेंट्स यानी एयर में क्या क्या प्रेजेंट होता है। वाटर वेपर, डस्ट, स्मोक, जम्स। ओके, फर्स्ट ऑप्शन इज वाटर वेपर, सेकंड ऑप्शन इज डस्ट, स्मोक, जम्स, एंड थर्ड इज ऑल ऑफ दीज। तो जो एयर होती है उसमें वाटर वेपर भी प्रेजेंट होता है और डस्ट, स्मोक, जम्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो बोथ आंसर आर करेक्ट। शो थर्ड ऑप्शन ऑल ऑफ दिस इज ट्रू फॉर द क्वेश्चन। ओके, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, ऑल ऑफ दीज। सी है एयर ऑक्यूपाइज, एयर है वो क्या ऑक्यूपाइज करती है, वेट ऑक्यूपाइज करती है, वेट घेरती है, लाइट को घेरती है, या स्पेस घेरती है। तो एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, एयर किसको घेरती है, स्पेस को घेरती है, जगह को घेरती है। ओके, डी क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एयर, एयर यानी हवा को लेकर इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ए फर्स्ट ऑप्शन इज एयर हैज़ वेट, एयर का खुद का भार होता है। सेकंड है एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, सेकंड क्या कह रहा है, एयर जो है स्पेस को घेरती है यानी एक जगह को घेरती है। एंड थर्ड ऑप्शन इज बोथ आर ट्रू, तो यस बोथ आर ट्रूज, एयर का अपना वेट भी होता है और एयर एक स्पेस को घेरती भी है, किसी स्पेस को घेरती भी है। तो ऑप्शन थर्ड बोथ आर ट्रू इज ट्रू फॉर दिस क्वेश्चन, बोथ आर ट्रू। ओके, डू क्वेश्चन fourth and sixth in your science book, and question answer, that is hot questions, are doing in your science notebook. Okay dear students, thank you and have a nice day.
dear students, welcome to our YouTube online classes. Myself Pooja, teacher of MLP School Rajpura. Today we started. Subject is English Reader, class 2nd, lesson 5. Name of our lesson is Amritsar, the land of Golden Temple. Today we are doing question answer of this lesson 5. That is your exercise D of textbook question answer. Question 1 is, in which state is the Golden Temple situated? I repeat again, in which state is the Golden Temple situated? जो Golden Temple है वो कौन से state में situated है, यानी कौन से राज्य में स्थापित है? आंसर लिखोगे इन पंजाब. कहाँ है? Where is it? In Punjab. Okay, question 2 is, why is it known as Har Mandir? I repeat again, why is it known as Har Mandir? इसे means Golden Temple को हर मंदिर क्यों कहा जाता है? हर मंदिर के नाम से क्यों जाना जाता है? आंसर लिखोगे because that time it is temple for all. क्योंकि उस समय ये हर मंदिर मीन्स गोल्डन टेम्पल जो था वो किसके लिए था? टेम्पल फॉर ऑल, यानी सभी के लिए मंदिर था, नॉट फॉर सिख स्पेशली. ओके, सो इट इज नोन एज हर मंदिर. आई रिपीट अगेन, बिकॉज दैट टाइम इट इज टेम्पल फॉर ऑल. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. हाउ मेनी डोर्स इट हैव? आई रिपीट अगेन, हाउ मेनी डोर्स इट हैव मीन्स इसके कितने दरवाजे थे? जो गोल्डन टेम्पल है उसके डोर्स कितने हैं? आंसर लिखोगे इट हैव 4 डोर्स. आई रिपीट अगेन, इट हैव 4 डोर्स. कितने डोर्स थे? 4 डोर्स थे. ओके, क्वेश्चन 4. हु कवर्ड इट विथ गोल्डन फॉयल? आई रिपीट अगेन, हु कवर्ड इट विथ गोल्डन फॉयल मीन्स जो गोल्डन टेम्पल है, इट मीन्स इट फॉर गोल्डन टेम्पल, जो गोल्डन टेम्पल है उसको किसने गोल्डन फॉयल से कवर किया? गोल्डन फॉयल मीन्स जो सोने की पत्री थी उससे कवर किया. आंसर लिखोगे महाराजा रंजीत सिंह. योर आंसर इज महाराजा रंजीत सिंह. नाउ वी आर क्वेश्चन एक्सरसाइज डी इज completed that have question 4, 1 to 4. Now we are doing exercise E, that is question answer. Today we are doing question number 1. Who had laid the foundation of the Golden Temple? Repeat again, who had laid the foundation of the Golden Temple? जो Golden Temple थी उसकी नींव किसने रखी? उसको फर्स्ट फाउंडेशन यानी स्थापना उसकी किसने करी? आंसर राइट करोगे, ए मुस्लिम संत मेन मीर लेड द फाउंडेशन ऑफ द गोल्डन टेम्पल. ओके, किसने करी थी उसकी फाउंडेशन? ए मुस्लिम संत मेन मीर लेड द फाउंडेशन ऑफ द गोल्डन टेम्पल. आई रिपीट अगेन, ए मुस्लिम संत मेन मीर लेड द फाउंडेशन of the golden temple. Okay, do you understand these questions? Do in your English Reader Fair notebook. Now we are doing exercise of lesson 5. Exercise A, choose the correct option. करेक्ट ऑप्शन इसमें से चूज़ करना है. फर्स्ट इज़ अमृतसर इज़ फेमस फॉर इट्स. अमृतसर जो है वो फेमस है किसके लिए? फर्स्ट ऑप्शन इज़ गोल्डन टेम्पल, बी इज़ हिंदू, इस्कॉन या नन. तो वी रीड दिस चैप्टर एंड वी नो अमृतसर इज़ फेमस फॉर गोल्डन टेम्पल. तो ट्रू आंसर इज़ गोल्डन टेम्पल. टिक ऑन गोल्डन टेम्पल. क्वेश्चन सेकेंड, द गोल्डन टेम्पल वॉज स्टार्टेड इन. गोल्डन टेम्पल कब स्टार्ट हुआ, कब उसको बनाया गया? तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ 1500, बी इज़ 1556, 1604 और 1600. तो your true answer is 1604. Tick on option C, that is 1604.
क्वेश्चन थर्ड, इट्स फाउंडेशन वॉज लेड बाय, उसकी फाउंडेशन मीन्स उसको बनाने की जो नींव रखी वो किसने रखी थी? हिंदू, सिख, मुस्लिम और नन। तो फाउंडेशन किसने रखी थी? मुस्लिम। किसने? मुस्लिम संत। ओके, तो ऑप्शन सी इज ट्रू, मुस्लिम संत। फोर्थ क्वेश्चन इज इट इज़ कवर्ड विथ डैश फॉयल, वो कैसी फॉयल से कवर्ड है? सिल्वर, ए इज सिल्वर, बी इज कॉपर, सी इज एल्युमिनियम एंड डी इज गोल्डन। तो we know that golden temple is covered with golden foil, तो it is covered with golden foil, तो answer, true answer is golden, option D. Okay, next exercise question is fill in the blanks. Exercise B, fill in the blanks. First is the golden temple has डैश डोर्स, जो गोल्डन टेम्पल थे उसके कितने डोर्स थे? चूज़ करके आपको ब्रैकेट में 2 ऑप्शन दे रखे हैं और उसको चूज़ करके आपको फिलअप्स कंप्लीट करने हैं, 4 और 5। तो टेम्पल हैज़ 4 डोर्स, क्या फिल करोगे यहाँ पे? 4, यहाँ पे फिल करोगे 4, FOUR, 4। ओके, सेकेंड इज द फाउंडेशन ऑफ टेम्पल वॉज लेड बाय, जो फाउंडेशन की टेम्पल की वो किसने की, यानी नींव किसने रखी टेम्पल की? मेन मीर और मोहम्मद। तो हेयर द ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन इज मेन मीर, बट द स्पेलिंग ऑफ मेन मीर इज रॉन्ग, सो यू राइट फ्रॉम योर बुक, spelling is MAIN, main mir, MIR, main mir. Okay, fill here main mir. Question third is it was built by guru, इसको बनाया गया कौन से गुरु ने बनाया था? नानक और अर्जुन। तो गुरु अर्जुन, किसने बनाया था? गुरु अर्जुन, ARJUN, अर्जुन, ARJUN, अर्जुन। ओके, फोर्थ इज डैश क्यूर्स ऑल इलनेस ऑफ विजिटर, कौन, क्या इलनेस मीन्स बीमारी से जो है बीमारियों को सभी को दूर कर देता है, स्वस्थ कर देता है विजिटर की जो घूमने आता है। कौन करता है? होली टैंक और विजिट टू टेम्पल, सिर्फ विजिट करने से टेम्पल में उसकी इलनेस यानी बीमारियां दूर हो जाती हैं, और या होली टैंक दूर करता है। तो अकॉर्डिंग टू चैप्टर होली टैंक क्यूर्स, क्यूर्स मतलब होता है इलाज करना, होली टैंक्स HOLY, होली टैंक्स TANKS, होली टैंक्स जो है वो उसकी इलनेस को दूर कर देता है, यानी बीमारियों का इलाज करता है होली टैंक्स, ऐसी मान्यता है। ओके, डू दिस वर्क इन योर इंग्लिश रीडर बुक। Exercise A and B are done in book and question answer that is done in your English reader fair notebook. Thank you and have a nice day. Good morning students. Today I will start your SST class online. Dear students, for class 2nd, today's our topic is chapter number 6, our neighborhood. So let's we start read this chapter. सो डियर स्टूडेंट्स, आवर नेबरहुड के अंदर हम हमारे जितने भी पास पड़ोस की चीज़ें हैं, बैंक है, हॉस्पिटल है, पुलिस स्टेशन है, पार्क है या फायर स्टेशन है, उनके बारे में रीड कर चुके हैं। टुडे वी विल रीड क्लीन नेबरहुड, यानी कि अपने आस पड़ोस को साफ रखना। ए क्लीन नेबरहुड मेक्स अस फील प्राउड एंड हैप्पी। जो आस पड़ोस साफ़ सुथरा रहेगा तो हम प्राउड और हैप्पी फील करेंगे। वी मस्ट कीप आवर नेबरहुड क्लीन, हमें अपना पास पड़ोस आस पड़ोस जो भी चीज़ें हैं वो साफ़ रखनी चाहिए। वी मस्ट नॉट थ्रो गार्बेज इन द लैंड्स, क्या है, हमें जो गार्बेज है, कूड़ा कचरा है, उसको ऐसे ही नहीं फेंकना चाहिए लॉन्स के अंदर। वी शुड गिव अवे द रबिश टू द गार्बेज कलेक्टर,
क्या होता है, जो गार्बेज होता है, जो कूड़ा होता है, या तो उसे हमें कूड़ा जो इकट्ठा करने वाली गाड़ी आती है उसके अंदर डालना चाहिए, या फिर हमें एक जो डस्टबिन होता है उसके अंदर हमारा कूड़ा डालना चाहिए। वी शुड नॉट मेक टू मच नॉइस वाइल एन्जॉइंग इन द होम। हमें जब हम घर के अंदर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं या कोई खेल खेल रहे हैं तो उसके अंदर बहुत अधिक हमें नॉइस आवाज़ नहीं करनी चाहिए। जैसे हम कई बार क्या होता है कि म्यूज़िक बजा लेते हैं बहुत तेज़, तो म्यूज़िक जो है वो क्या होता है, बहुत अधिक अगर वॉल्यूम में होगा तो वो नॉइस पॉल्यूशन होगा उससे, तो बहुत तेज़ आवाज़ नहीं करनी चाहिए। वी मस्ट कीप आवर नेबरहुड ग्रीन। हमें जो हमारा आस पड़ोस है उसको ग्रीन रखना चाहिए, हरा भरा रखना चाहिए, बहुत अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए। वी शुड प्लांट मोर ट्रीज़ इन आवर नेबरहुड। हमें अपने आस पड़ोस के अंदर बहुत सारे ट्रीज़ लगाने चाहिए, बहुत सारे पेड़ पौधे लगाएंगे तभी तो वो ग्रीन रहेगा। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर के जो ओवरव्यूज है वो क्या है, फर्स्ट है द एरिया अराउंड आवर हाउस इज़ नोन एज आवर नेबरहुड। जो एरिया हमारे घर के आसपास का होता है वो क्या कहलाता है, नेबरहुड कहलाता है। नेक्स्ट है ए गुड नेबरहुड हैज़ मैनी प्लेसेज सच एज मार्केट, हॉस्पिटल, बैंक, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, फायर स्टेशन एंड पार्क। जो एक अच्छा पड़ोस होता है उसके अंदर बहुत सारे प्लेसेस होते हैं, जैसे मार्केट है, हॉस्पिटल है, बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, पुलिस स्टेशन है, फायर स्टेशन और पार्क। ऑल दीज प्लेसेस मेक आवर लाइफ कंफर्टेबल एंड ईजियर। ये जो जितने भी प्लेसेस हैं ये हमारी लाइफ को कंफर्टेबल और आसान बनाते हैं। इट इज़ आवर ड्यूटी टू लुक आफ्टर आवर नेबरहुड। हमें ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारा कार्य है कि हमारे आस पड़ोस की हमें देख रेख करनी चाहिए। वी शुड कीप आवर नेबरहुड क्लीन एंड ग्रीन। हमारा जो पास पड़ोस है उसको हमें साफ रखना चाहिए और ग्रीन बनाना चाहिए, पेड़ पौधे लगाने चाहिए। न्यू वर्ड्स, इस चैप्टर में कुछ न्यू वर्ड्स आए हैं, वो कौन कौन से हैं। पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन क्या होता है, द प्लेस वेयर पुलिस वर्क। वो स्थान जहाँ पर पुलिस कार्य करती है वो क्या कहलाता है, पुलिस स्टेशन कहलाता है। नेक्स्ट है फायर स्टेशन, ए बिल्डिंग फॉर ए फायर ब्रिगेड दैट वर्क्स टू पुट आउट फायर। एक बिल्डिंग जो होती है जिसके अंदर फायर ब्रिगेड्स होती हैं, जो कार्य किसके लिए करती है, जब किसी स्थान पर आग लग जाती है तो वहाँ पर आग को रोकने के लिए। नेक्स्ट है एम्बुलेंस, ए व्हीकल दैट टेक्स अस टू ए हॉस्पिटल इज इमरजेंसी। एक व्हीकल जो हॉस्पिटल द्वारा दिया जाता है इमरजेंसी के अंदर। नेक्स्ट है डिस्पेंसरी, ए स्मॉल क्लिनिक विच हैज़ ओनली ए फ्यू डॉक्टर। एक स्मॉल क्लिनिक जिसके अंदर बहुत कम डॉक्टर्स होते हैं, एक या दो डॉक्टर्स होते हैं, वो क्या कहलाता है, डिस्पेंसरी कहलाता है, दवाखाना कहलाता है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप यू अंडरस्टैंड डियर स्टूडेंट्स। You also learn and learn this chapter 2 times. Thank you. Good morning student, welcome you to online class MLP School Rajpura. I am Poonam. Today we practice in notepad. Today we practice in edit menu. Today we practice in edit menu. आज हम क्या करेंगे, edit menu की प्रैक्टिस करेंगे। अंडू क्या होगा, कंट्रोल जेड। अंडू की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस जेड, कट की हो जाएगी कंट्रोल प्लस एक्स। कॉपी की कंट्रोल प्लस सी, पेस्ट की हो जाएगी कंट्रोल प्लस वी। डिलीट की DEL डेल। फाइंड की कंट्रोल प्लस एफ। फाइंड नेक्स्ट F3। रिप्लेस कंट्रोल प्लस एच। गो टू कंट्रोल प्लस G। सेलेक्ट ऑल कंट्रोल प्लस E। डेट एंड टाइम F5। सबसे पहले हम करते हैं एडिट मेन्यू में कट कॉपी एंड पेस्ट कमांड। कट कॉपी एंड पेस्ट कमांड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सिलेक्ट इट। देखो दिस वन इज द सिलेक्ट मेन्यू, सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल के लिए शॉर्टकट की क्या होगी, कंट्रोल प्लस A। सिलेक्ट किया हमने या तो शॉर्टकट की से या फिर विद द हेल्प ऑफ कर्सर। सिलेक्ट हो गया, देन क्या करेंगे हम, कॉपी। एडिट में जाके देन कॉपी। कॉपी हो गया, कॉपी करने के बाद क्या करेंगे हम, पेस्ट। देखो एडिट में पेस्ट। एक बार कॉपी करने के बाद हम कितनी बार इसे पेस्ट कर सकते हैं, देखो पेस्ट
क्या किया हमने, सबसे पहले हमने कॉपी किया, देन क्या किया हमने पेस्ट। अब क्या करते हैं हम कट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी सिलेक्ट इट। जो हमें कट करना है उसे क्या करेंगे हम पहले सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे एडिट मेन्यू देन कट। क्या करेंगे देन कट। ये सिलेक्ट करने के बाद उसके बाद क्या करेंगे हम कट। नेक्स्ट क्या है डिलीट में भी क्या करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल वी सिलेक्ट। सबसे पहले हम क्या करेंगे सिलेक्ट, जिस पार्ट को हमें डिलीट करना है उसको क्या करेंगे हम सिलेक्ट देन डिलीट। सभी स्टूडेंट्स इन शॉर्टकट की भी प्रैक्टिस करना बेटे। अंडू की होगी Ctrl+Z, जैसे अंडू की हो जाएगी Ctrl+Z, कट की हो जाएगी Ctrl+X, कॉपी की हो जाएगी Ctrl+C, पेस्ट की हो जाएगी Ctrl+V, डिलीट की हो जाएगी del, फाइंड की हो जाएगी Ctrl+F, सेलेक्ट ऑल की हो जाएगी Ctrl+A, डेट एंड टाइम की हो जाएगी F5 एंड रिप्लेस की हो जाएगी Ctrl+H। सभी स्टूडेंट्स विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड इन सभी की प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सो लेट मी स्टार्ट आवर ऑनलाइन क्लासेस ऑफ मैथ। कल के वीडियो में हमने डिवाइड के सम किए थे। आज हम देखना वर्ड प्रॉब्लम एक्सरसाइज 6.7। एक्सरसाइज है हमारी 6.7। क्वेश्चन क्या है वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम ओके, ये हमारा टॉपिक है आज का। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 228 चिल्ड्रन आर स्टार्टिंग इक्वल इन 6 रो। 228 चिल्ड्रन हैं, कितने हैं 228 चिल्ड्रन, ठीक है। वो स्टार्टिंग करते हैं, आर स्टार्टिंग स्टैंड खड़े हुए हैं इक्वली मतलब बिल्कुल इक्वल एक साथ इन 6 रो। सॉरी, तो क्या पूछ रहा है हाउ मेनी चिल्ड्रंस आर देयर इन ईच रो, मतलब एक रो में कितने बच्चे हैं, ठीक है। तो कितनी रो हमारे पास 6 रो और स्टूडेंट्स कितने हैं 228। तो क्या करेंगे इसको डिवाइड करेंगे, 228 को अंदर लेंगे और 6 को बाहर, 6 की टेबल राइट करेंगे। ये हमारी हो गई 6 की टेबल। अब देखेंगे 6 की टेबल में 1 नंबर जो है डिजिट हमारी वो स्मॉलेस्ट है, तो हम क्या करेंगे 2 डिजिट साथ ले लेंगे, 2 डिजिट ले लेंगे। अब देखेंगे 6 की टेबल में 22 कहीं पे आता है, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। जो 24 है वो 22 से बिगेस्ट नंबर है और जो 18 है वो 22 से स्मॉलेस्ट है। तो हम हमेशा स्मॉलेस्ट नंबर लेते हैं, बिगेस्ट नहीं लेते। तो क्या लेंगे 6 3 जा 18। अब देखना आप लोग सब्ट्रैक्शन कराया था मैंने कैरी वाले, तो इसमें सेम वही पोर्शन है, जो 2 नंबर है वो स्मॉलेस्ट है, 8 नंबर है वो बिगेस्ट। तो इस 2 से कैरी लेंगे, ये 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 12 में से 8 कट करेंगे 4, यहाँ 1 बच गया था, 1 में से 1 0 कैंसिल आउट हो गया। अब 8 को नीचे लेके आएंगे 8। 6 की टेबल में 48 कितने नंबर पे आता है, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 8 जा 48। 8 में से 8 0, 4 में से 4 0। ये क्वेश्चन साथ साथ राइट हो जाए। कभी इसको आप क्वाड्रेंट समझ बैठे, ये क्वाड्रेंट नहीं है, जो हमने यहाँ कट किया था वो वैल्यू, इसको लिखने की जरूरत नहीं होती। क्वाड्रेंट हमारा क्या आता है ये वाला,
और ये होता है रिमाइंडर। ओके, ये क्वेश्चन हो गया आपका। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को राइट कर लीजिए। सभी हो गया। अब हम क्वेश्चन सेकंड स्टार्ट करते हैं। कौन सा क्वेश्चन करते हैं? क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा? एक्सरसाइज नेहा हैज 84 टॉफी। जो नेहा एक लड़की है, नेहा हैज 84 टॉफी। जो उसके पास टॉफी है 84 है। सॉरी, ये मार्कर चल नहीं रहा है हमारा। ये टॉफीज है, ठीक है, समझ जाइए आप। मैं स्पेलिंग लिख दिया TOFFEES, टॉफीज। ठीक है, नेहा के पास 28 टॉफीज हैं और सी गिव 4 टॉफी ईच हर फ्रेंड्स। वो अपने फ्रेंड्स में हर फ्रेंड्स को कितनी टॉफी दे रही है? फ्रेंड्स को 4 टॉफी दे रही है। कितनी दे रही है? 4 टॉफीज। ठीक है, तो अब हमें ये क्या पूछ रहा है? हाउ मैनी फ्रेंड्स रिक्वायर्ड ऑफ टॉफी। उसने अपने फ्रेंड्स को कितनी टॉफियाँ दी? तो देखो 84 थी। सॉरी, ये पूछा गया इसके फ्रेंड कितने थे। 84 अंदर, 4 बाहर। ठीक है, 4 की टेबल राइट करेंगे। अब देखो 4 की टेबल में 8 कितने नंबर पे आता है? 2 टर्म्स पे। तो 2 इधर, 8 इसके नीचे, माइनस करेंगे 0। 4 को नीचे लेके आएंगे। 4 की टेबल में 4 कितने नंबर पे आता है? 4 1 जा 4, 0। ओके, ये आ गया 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 49 फ्लावर्स आर डिवाइड इक्वल अमाउंट 7 वर्सेज। हमारे ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अब क्वेश्चन नंबर 3 है। कितना है? 3। 49 फ्लावर्स है टोटल। ओके, और वॉश कितने हैं? 7। वाश मीन होता है गमला जिसमें हम फूल रखते हैं। पॉट भी बोल सकते हैं इसको, वाश भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये पूछ रहा है एक वॉश में कितने फ्लावर्स है। तो क्या करेंगे? वही सेम पोर्शन इधर कर रही हूँ मैं। इस क्वेश्चन को देख लेना। 7 वॉश। ओके, इधर करेंगे इसको ऐसे। 49 अंदर, 7 बाहर। 7 की टेबल में 49 कितने नंबर पे आता है? हम 7 की टेबल राइट करें। देखिए क्या है? 49। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 30, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49। बिल्कुल ईजी है। 7 7 जा 49। कट 9 में से 9, 4 में से 4, 7 पे। ओके, इसी के साथ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो गए हैं 2। अब 3 क्वेश्चन है। इफ 5 बॉयज सैट ऑन 1 बेंच। एक बेंच है, 1 बेंच। बॉयज सैट ऑन 1 बेंच। एक 1 बेंच पे 5 बॉयज बैठे हुए हैं। जो हमारा बेंच होता है उस पे 5 बॉयज बैठे हुए हैं। ओके, तो पूछ रहा है हाउ मैनी बेंचेस आर रिक्वायरमेंट फॉर 85 बॉयज। यदि 85 बॉयज हो जाए, बॉयज कितने हो गए? 85, तो कितने बेंचेस की आवश्यकता होगी? ओके, नीड 85 अंदर, 5 बाहर। 5 की टेबल में 8 जो नंबर है वो आता है 9। तो 5 की टेबल राइट करेंगे।
ओके, ये टेबल राइट कर दिया मैंने। 5 की टेबल में 8 नहीं आता, 10 आता है, जो बिगेस्ट नंबर हो जाता है 8 से, और 5 होता है वो स्मॉलेस्ट। मैंने क्या बताया, डिवाइड करते समय हम ऐसे स्मॉलेस्ट नंबर लेंगे, तो 5 बन जा 5। अब देखो, अब आपने कैरी वाले सम किए थे, 8 में से 5 को कट करना है। अगर बच्चे सिंपली कर सकते हैं तो फिंगर पे भी काउंट कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें से हम 5 कट करेंगे। 1 2 3 4 5 कट हो गए, ये कितने बची? 1 2 3। ऐसे भी कर सकते हो, अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया तो लाइन ड्रॉ की, 1 2 3 4 5 6 7 8 कट किया, 1 2 3 4 5, कितने बच गए हमारे पास? 3। अब 5 को नीचे लेके आएंगे, यहाँ ये क्या बन गया? 35। 5 की टेबल में 35 कितने नंबर पे आता है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 जाके ये हो गया 35। 5 में से 5 0, 3 में से 3 0। ओके, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आपको ये इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 6 चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आए उनको रिपीट करके और ध्यान से देखें। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों मैं करा रही हूँ कक्षा दूसरी का पाठ 8। पाठ का नाम है धुआं रहित CNG। सबसे पहले हम पढ़ेंगे शिक्षण संकेत। प्रस्तुत पाठ में गांव और शहर के वायुमंडलीय अंतर को बताया गया है। गांव का वातावरण शुद्ध एवं शहर का वातावरण अनेक प्रकार के प्रदूषण से प्रदूषित होता है, लेकिन CNG वाहनों के आने से शहर के प्रदूषण में भी कमी आई है। क्या बताया गया पाठ में बच्चों? कि गांव का वातावरण शुद्ध होता है और शहर का वातावरण प्रदूषण से प्रदूषित क्यों होता है? क्योंकि शहर में बहुत सारी गाड़ियां चलती है और बहुत सारे कारखाने और फैक्ट्रियां वगैरह लगी हुई है, उनके धुएं से शहर का वातावरण क्या होता है? प्रदूषित होता है। और गांव में बहुत अधिक पेड़ पौधे होते हैं, खेत वगैरह, बाग बगीचे वगैरह होते हैं, उनसे वातावरण क्या होता है? शुद्ध होता है। ये बताया गया है पाठ में। अब हम आगे पढ़ते हैं। रामपुर गांव में सूत से कई प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती थी। कौन से गांव में? रामपुर गांव में। किससे वस्तुएं बनाई जाती थी? सूत से। नवल पढ़ा लिखा व्यक्ति था, वह प्रतिवर्ष उन वस्तुओं को शहर तक पहुंचाने जाता था। कौन पहुंचाने जाता था वस्तुओं को शहर तक? नवल। शहर में प्रवेश करते ही नवल को हर बार कुछ न कुछ बदलाव दिखता था। कभी कोई नई बनी सड़क दिखती तो कभी कोई नया पुल दिखता। क्या दिखता था? हर बार क्या बदलाव होता था शहर में? कभी कोई नई सड़क बन जाती थी तो कभी कोई पुल बन जाता था। शहर में घुसते ही नवल का मानो दम घुटने लगता था। दम घुटना मतलब सांस लेने में दिक्कत आना। वाहनों के धुएं से उसकी आंखों में जलन होने लगती थी, किंतु इस बार शहर में घुसने पर न तो उसकी आंखों में जलन हुई और न ही सांस लेने में किसी प्रकार की बाधा हुई। तो बच्चों इस बार क्या परिवर्तन आया शहर में, जो ना तो नवल की आंखों में जलन हुई और न ही सांस लेने में उनको दिक्कत हो रही थी। तो अभी आगे पढ़ेंगे पाठ में है, वाह यह तो चमत्कार हो गया। बस के बोनट के पास बैठे नवल ने लंबी सांस खींचकर ड्राइवर से पूछा, ड्राइवर साहब एक बात बताइए, यहाँ सड़कों से धुआं कहाँ गायब हो गया? ड्राइवर ने यह प्रश्न किससे पूछा? नवल ने यह प्रश्न किससे पूछा? बस के ड्राइवर से। ड्राइवर क्या जवाब देते हैं? अब देखो, यह तो CNG का चमत्कार है। ड्राइवर ने टोपी ठीक करते हुए जवाब दिया। ड्राइवर ने क्या जवाब दिया कि क्यों शहर में अब दम नहीं घुटता और सांस लेने में दिक्कत नहीं होती, आंखों में जलन क्यों नहीं होती? तो उसने क्या बताया कि यह तो CNG का चमत्कार है। यानी कि CNG एक प्रकार की गैस है जिससे अब गाड़ियाँ चलने लगी है और वह धुआं रहित होती है, उससे प्रदूषण नहीं होता। CNG नवल के मुंह से निकला ही था कि एक यात्री ने बताना शुरू किया, भाई CNG वह गैस है जिससे वाहन चलाने पर खर्च कम आता है। एक बात और,
इस गैस के चलने वाले वाहनों से प्रदूषण तो होता ही नहीं। फिर प्रदूषण से होने वाले रोग की समस्याएं जैसे आँखों में जलन, सांसों का फूलना, गला खराब होना, उबकाई आना आदि होने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो क्या क्या फ़ायदे हैं बच्चों सीएनजी के? सीएनजी जो गैस है उससे चलने वाले वाहनों में प्रदूषण नहीं होता क्योंकि उनसे धुआं नहीं निकलती। और अगर धुआं नहीं निकलेगी तो कौन कौन सी समस्याएं नहीं होगी? आँखों में जलन नहीं होगी, सांसें नहीं फूलेंगी, गला खराब नहीं होगा, उबकाई नहीं आएगी। ठीक है ना। आगे देखो, सीएनजी के गुणों की गाथा तो नवल ने सुनी ही, अपनी आँखों से इसके अच्छे परिणाम भी देख लिए थे। गांव लौटकर उसने गांव में भी सभी वाहन सीएनजी से चलवाने के लिए दौड़ धूप शुरू कर दी। कभी पंचों से मिलता, उन्हें सीएनजी के बारे में बताता, तो कभी ग्राम प्रधान के पास जाता। तो क्या किया? तो बच्चों, नवल ने शहर से आकर क्या कोशिश की? गांव में आकर उन्होंने पंच और सरपंच से मिलकर अपने गांव में भी सीएनजी के इस्तेमाल के लिए कोशिश करने लगा ताकि गांव में भी प्रदूषण ना हो। अंततः गांव में एक सीएनजी पंप लगाया गया। नवल ने ही सबसे पहले अपनी माल ढोने वाली गाड़ी में सीएनजी किट लगवाई। फिर तो सीएनजी से चलने वाले इंजन के लाभों के बारे में जानकर सभी का रुझान इस ओर हुआ। कुछ महीनों में गांव भर में सीएनजी का प्रयोग इतना बढ़ गया कि गांव वाले एक दूसरे से मिलने पर कहते, सीएनजी जिंदाबाद। तो बच्चों, आपको पता चला कि सीएनजी के क्या फ़ायदे हैं। सीएनजी जो गैस है वह धुआं रहित होती है और उससे प्रदूषण नहीं होता। आप सबको भी, अगर आपके घर में सीएनजी की गाड़ी नहीं है तो आप सभी को भी अपने मम्मी पापा से कहकर अपनी गाड़ी को सीएनजी की किट लगवानी चाहिए ताकि प्रदूषण ना हो। अभी हम करेंगे शब्दार्थ। सूत, धागा, बाधा, रुकावट, वाहन, गाड़ी, प्रवेश करना, घुसना, प्रदूषण, हवा आदि का गंदा हो जाना, रुझान, रुचि या दिलचस्पी। तो बच्चों, ये मैंने आपको पाठ पढ़ाया, आपकी समझ में आ गया होगा। आप सभी को ये पाठ एक बार फिर से अपनी बुक में से पढ़ना है और ये जो शब्दार्थ मैंने आपको पढ़ाए हैं इनको आपको अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखना है और याद करना है। तो बच्चों, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।